हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अपना जो चैप्टर है इसमें निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय कंपनी की जो भूमंडलीय उपक्रम उनकी बात कर रहे थे। और लास्ट वीडियो हम लोगों ने कुछ 5 वीडियो थे जिसमें हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर में किस किस तरह का से काम हो रहा होता है, तो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी बात की थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स उनको बोला जाता है। दूसरा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, है ना, उनके लिए कोई स्पेशल लॉ हुआ करता था। और तीसरी कैटेगरी थी गवर्नमेंट कंपनीज की, सरकारी कंपनियों की। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब बात करेंगे कि सरकारी जो पूरा सिस्टम है ना, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं सारी, उनको उनकी भूमिका बदलती जा रही है। जैसा देश की आजादी के समय था वैसा ही अब स्थिति नहीं है। तो क्यों नहीं है, किस दिशा में जाना हम लोग गए हैं और किस में जाना चाहिए, इस सब की बात करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा इसलिए इसमें 2-3 वीडियोस लगेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मान के चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स में भी इसको पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं और इन जनरल स्टडीज में भी हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना यही टॉपिक है आज का, सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। और इसमें आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या स्थिति थी। जैसे मैंने बताया कि आजादी से लेकर के अभी तक बहुत कुछ बदल चुका है। तो क्या बदला है, कैसा बदला है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या स्थिति थी। बोला गया था कि जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं ना, उनमें प्रत्यक्ष भागीदारी होगी। कैसा होगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। ठीक, किसका, सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक कंपनीज का। और क्या बोला गया, और ये बोला गया कि एक उत्प्रेरक का कार्य भी करेगा। उत्प्रेरक समझते हैं, उत्प्रेरक का मतलब होता है, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, कक्षा 10 तक तो सारे लोगों ने विज्ञान पढ़ा हुआ है ना, किसी प्रक्रिया के रेट को बढ़ा देता है। तो हमें देश में उत्पादन बढ़ाना था। बहुत कम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ करता था प्रारंभ में, जब देश आजाद हुआ था। तो ऐसी स्थिति में हमें पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के बनाए जाने की प्रक्रिया के रेट को बढ़ाना था। और उसमें प्रेरक का कार्य कौन करेगा, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक, तो ये आजादी के समय की बात थी। तो आप यहां पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हम लोगों ने दे रखा था। अच्छा, फिर क्या होता है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कक्षा 11 में जो इकोनॉमिक्स की किताब है, कक्षा 8 में 8 चैप्टर हमारा वो करता था आधारिक संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का प्री रिक्विजिट होता है। प्री रिक्विजिट समझते हैं हम लोग, जब कॉलेज में हुआ करते थे। तो मान लीजिए मुझे एक कोर्स करना है, ठीक है, एक कोर्स का नाम था ऑपरेशंस रिसर्च। तो उसके पहले ऑप्टिमाइजेशन एक कोर्स था, वो करना ही पड़ता था। अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया हुआ है तो आप ऑपरेशन रिसर्च समझ नहीं सकते हो। जैसे कक्षा 12 की गणित आपको पढ़नी है तो कक्षा 4 की तो आनी चाहिए, है ना, कक्षा 10 की भी आनी चाहिए। तो एक पहले चीज आप नहीं करोगे तो आप आगे वाला काम नहीं कर सकते। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री रिक्विजिट। ऐसे ही आधारिक संरचना जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए एक तरह का प्री रिक्विजिट है। और इस वजह से भी क्या होगा कि इसमें भी जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है वो बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। ये भी बात की गई, कब की गई, जब देश की आजादी की बात हो रही थी। ठीक है, अब क्या आता है, मूलभूत क्षेत्रों में निवेश लगा। मूलभूत क्षेत्रों का मतलब यहाँ पर है जो की एरियाज हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें निवेश करना पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकता है कई तरह से। कई बार ऐसा कि वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा बढ़ जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा होगा। जैसे खेती। अब खेती में भले ही हम उतनी तेजी से ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ ना लेकर के आ पाए, बट फिर भी क्योंकि खेती पर इतनी ज्यादा जनसंख्या निर्भर कर रही थी, इसलिए खेती पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, तो वैसी चीज भी थी। और एकदम स्टार्टिंग में आप देखोगे तो हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर हरित क्रांति वाली बात आई तो 1965 से लेकर के आपका 1975 फिर 1985 तक, उस पीरियड में खेती पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया। तो अब आ जाते हैं हम लोग निजी क्षेत्र पर। तो निजी क्षेत्र का क्या रोल था स्टार्टिंग में, आजादी के समय की बात करेंगे तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि पब्लिक सेक्टर को काफी इंपॉर्टेंस दी गई। निजी क्षेत्र की क्या बात थी, निजी क्षेत्र में जैसे आज आप बात करोगे तो इंडिया में अंबानीज हैं, बिरलास हैं, टाटास हैं। बिरला और टाटा उस समय पर भी हुआ करते थे, लेकिन अभी उनका साइज भी बड़ा हो गया है और अब तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, अडानी भी हैं। और आप भारतीय एयरटेल की बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोगों के जो निजी क्षेत्र ने बहुत सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस समय पर क्या था, तो उस समय पर 2-3 चीजें आती हैं कि एक तो जो भी हमारी ऐसी परियोजनाएं हुआ करती थी किसमें, जिसमें बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है। मान लीजिए आपको एक ऑयल रिफाइनरी लगानी है, मान लीजिए आपको एक पावर प्लांट लगाना है बिजली उत्पन्न करने के लिए। तो इस तरह के जो भी उपक्रम होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता होती है। और ऐसे उपक्रम में निजी क्षेत्र द्वारा पैसा लगाए जाने को लेकर के अनिच्छा थी। अनिच्छा क्यों थी, उसके कारण है बहुत सारे, अभी आपको बताऊंगा। तो एक तो अनिच्छा थी और दूसरा ये था कि बहुत ही कम ऐसे प्राइवेट सेक्टर हाउसेस थे जो ये सब कर सकते थे। इतना पैसा नहीं था, कुछ कुछ हाउसेस थे। तो क्या थी, एक तो अनिच्छा थी, दूसरी थी असमर्थता। पैसा ही नहीं है तो आप लगाओगे कैसे। अब चाहिए है भारी निवेश,
अब आप असमर्थ हो, पैसा ही नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो एक तो ये बात आ गई। तो निजी क्षेत्र में दिख रहा है कि हम उतना इंपॉर्टेंट रोल दे नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि एक तो अनिच्छा है, अनविलिंगनेस है, और साथ में क्या है, असमर्थता है, कैपेसिटी नहीं है, इनकैपेसिटी है। अच्छा, फिर क्या आएगा? दूसरी चीज, प्रतिफल की प्राप्ति की लंबी अवधि। अब आपको अगर कोई एक ऐसा प्लांट लगाना है, आपको क्या करना है, आपने कपड़े की दुकान खोल ली, अगले दिन से आपकी उसी दिन से बिक्री स्टार्ट हो सकती है, अगले दिन से हो सकती है, तो आपको कुछ कुछ पैसे मिलने लगेंगे। लेकिन आप अगर ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हो, या फिर बिजली का कोई पावर प्लांट लगा रहे हो, या फिर कोई डैम बना रहे हो, है ना, वो तो बहुत अलग चीज हो जाएगी। बहुत साल में तो आप बनाओगे, उसके बाद से आप उसको बेचना स्टार्ट करोगे, तो बहुत ज्यादा समय बाद आपको पैसे मिल रहे होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, क्या मैंने बोला? लॉन्ग जेस्टेशन होता है गर्भपात, ठीक है, गर्भकाल। तो गर्भकाल जो है ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा है। किस, जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स में तो क्या होता है, आपने कुछ भी दुकान खोली, अपने दिन से अगले दिन से स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस तरह के बिजनेसेस में बहुत दिन बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है। उसके लिए भी जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था, निजी क्षेत्र था, वो उतना तैयार नहीं था। और एक और जो तीसरी चीज आती है, वो आती है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जिनका बाजार मौजूद ही नहीं था। क्या है? मौजूद ही नहीं है। बाजार मौजूद नहीं होने का मतलब क्या है? उनको कोई खरीदने वाला था नहीं। जैसे अगर आप देश की आजादी के समय मान लीजिए बिजली के लिए पावर प्लांट लगा रहे हो, बहुत कम लोग थे जिनके पास बिजली का कनेक्शन हुआ करता था। अब बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों इतना एफर्ट लगाएगा कि वो एक नई डिमांड को जनरेट करवाए? जब उसको बहुत ज्यादा निवेश करना है, तो पहले तो वहीं पर रुकावट आ गई, पैसे है नहीं। अब मान लीजिए पैसे भी है तो सोचेगा ठीक है मैं पैसा लगा दूंगा। दूसरी उसकी रुकावट क्या है कि बहुत दिन बाद पहले प्लांट लगा लेंगे, फिर हम इतने सारे लोगों को बिजली बेचना स्टार्ट करेंगे, फिर इतने सारे लोग जब पेमेंट करेंगे और बहुत लंबे समय तक, तब मुझे पैसा मिल पाएगा। तो दूसरी समस्या क्या थी? बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड था। और तीसरी समस्या क्या थी? किसको बेचोगे बिजली? कनेक्शन ही नहीं है उतने सारे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में क्या था, बाजार था ही नहीं, या था भी तो बहुत अपरिपक्व था। बिजली तो फिर भी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड बनती चली गई और सारे लोग उसको बेनिफिट दिख रहा था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका डायरेक्ट बेनिफिट दिखता ही नहीं है, तो उनमें बाजार मौजूद ही नहीं था। बाजार मौजूद होने का मतलब क्या है? खरीदने वाले हैं ही नहीं। तो मैं कुछ बना भी दूं ऐसा जिसमें बहुत पैसा लगाऊं और उसमें कोई खरीदने वाला नहीं, तो मुझे क्या फायदा है? तो ऐसी स्थिति हुआ करती थी। और खरीदने वाले लोग क्यों नहीं थे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समाज में इस तरह के काम की दिशा भी सरकार निर्धारित कर रही होती है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आप लोग यहां पर काम करो। लेकिन जब तक वो मार्केट रेडी नहीं है, तब तक क्या करना पड़ेगा? सरकार को लीड करना पड़ेगा। तो ये कारण थे, इस वजह से निजी क्षेत्र जो था ना, वो बैक सीट में था। ड्राइविंग सीट में कौन था? ड्राइवर कौन था? बस कौन चला रहा था? सार्वजनिक क्षेत्र। कब? आजादी के समय। और निजी क्षेत्र ये था कि आप आगे आगे काम करो, हम लोग पीछे से काम करेंगे। इनकी कई तरह की असमर्थता भी थी। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे निजी क्षेत्र के। अब आते हैं हम लोग, क्या हुआ? सरकार ने मूल ढांचे, ठीक है, जो मूलभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके विकास एवं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र बैकसीट में चला गया। आधारभूत, जो मूलभूत ढांचा होता है, इसको आधारभूत ढांचा भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? रोड्स है, ये आपकी मेट्रो बनने का पुल दिख रहा है, ठीक है, मेट्रो है, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी आ जाएगा, रोड है, रेलवे है, सी यानी कि नदियों पर भी हो रहा होता है, और ये सारी चीजें आ गई। ऐसे ही बिजली कितनी होनी चाहिए, ऐसे टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन नेटवर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है जिसमें बैंकिंग आ जाती है, यानी कि बैंक्स हो, इंश्योरेंस यानी बीमा कंपनीज हो, ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये सब में प्रमुख भूमिका में कौन आ गया? हमारा सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट साइड से जो भी उपक्रम थे वो आ गए। ये सब आजादी की बात है, अभी की बात नहीं है। और अब क्या हुआ? भारतीय व्यवस्था आज परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ये बहुत सारे लोगो है, लोगो समझ रहे होते हैं, उसको देख करके हम पहचान पाते हैं। जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है, जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, ये सारी सरकारी कंपनियों के लोगो हैं। अब इनको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं कि काफी चीजें जो है बदलती चली जा रही हैं। क्या हो रही है? बदल क्या रही है? बदल इसलिए रही है क्योंकि किस तरह से अर्थव्यवस्था काम किया करती थी उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। पहले पब्लिक सेक्टर बहुत आगे था, अब उतना आगे नहीं है। तो ये बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लोगो हैं, आप कभी कोई ऐसे देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि इनकी इंपॉर्टेंस लगातार कम होती चली जा रही है, ज्यादातर की। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आ जाते हैं हम लोग विकास के प्रारंभिक दौर में पंचवर्षीय योजनाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र को काफी महत्व दिया। स्टार्टिंग में हम लोग की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी कुछ आई थी, हम लोगों ने पहले बात की हुई है, और साथ में 5 ईयर प्लान्स भी आ रहे थे। तो उनमें भी सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों दिया गया था? क्योंकि निजी क्षेत्र रेडी नहीं था और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पर दिशा देने का भी काम करना था सरकार को, तो इस वजह से महत्व दिया गया। तो ये भी बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, 90 के दशक के उत्तरार्ध में नई आर्थिक नीति आई। तो अब ऐसा क्यों हुआ, कारण समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल यहां से उठा लेते हैं,
पी यहाँ से उठा लेते हैं और जी यहाँ से उठा लेते हैं और इसको बना देते हैं हम लोग एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडीकरण। इसका क्या क्या मतलब आपको समझाऊंगा। हुआ क्या, 90 के दशक में 1991 में भारत के ऊपर एक आर्थिक संकट आ गया था। आर्थिक संकट ये आ गया था कि हमारे जो देश की सरकार है उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि जिन लोगों से उसने कर्जा ले रखा है वो कर्जा वापस कर पाए। ठीक है, इंटरनल डेट भी नहीं मीट हो रहा था और साथ में हमारी जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स है वो भी ठीक से, हम लोग बहुत कम दिन के लिए 10 दिन का टाइम बताते हैं कुछ लोग, 10 दिन 12 दिन 14 दिन तक का ही था कि हम खरीद पाएंगे, जबकि हमें कच्चे तेल का आयात तो लगातार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जब हमारे पास इतनी हालत खराब हो गई तो हम लोगों को गिरवी रखना पड़ा सोना, है ना। हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए और साथ में एसबीआई को भी हम लोगों ने कुछ सोना दिया कि आप पैसे अभी मार्केट में बेच दो, पैसे लेकर के आ जाओ, फिर बाद में हम लोग कभी खरीद पाएंगे तो खरीद लेंगे। तो जब सरकार को दिखा कि इस तरह की समस्या आ रही है तो उन्होंने नई आर्थिक नीति की पहल करने की बात की और साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी प्रेशर था कि आप लोग देश में जो आर्थिक सिस्टम चल रहा है उसको सुधारो। और इसको सुधार करने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका काफी बड़ा योगदान था। नरसिम्हा राव जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इन लोगों ने काफी ज्यादा एक नई दिशा दी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को। और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारी चीजें समझिएगा। क्यों किया गया था मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। तो इसमें ये 3 चीजें की गई थी, इनका क्या क्या मतलब हम अभी थोड़ा सा इसको ठीक से समझेंगे। और इसी में हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा काम क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर के इस नीति में क्या बात की गई थी उसको समझेंगे। ठीक, अच्छा, 1991 के आर्थिक सुधारों में जो अहम बिंदु था वो क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर नया दृष्टिकोण। पहले आप समझिए पुराना दृष्टिकोण क्या था कि सब कुछ जो है मेनली कौन करेगा, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है। तो इसको लेकर के एक नया दृष्टिकोण बना कि हमें कितना इसको पब्लिक सेक्टर को चलाना है और कितना प्राइवेट सेक्टर को रखना है। तो ये बात थी। अच्छा, इसमें एक नई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात है कि हम कहां कहां पर काम करेंगे, कहां कहां नहीं करेंगे। तो जो नया दृष्टिकोण था वो क्या था अभी तक जो मैंने बताया उससे किस तरह से लगता है, आप ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ कि अब उदासीन नहीं रह सकता है। उदासीन समझ रहे हैं, न्यूट्रल आपको दे रखा है। जैसे 1991 से पहले भारत में एक ब्लेड बनाने की कंपनी हुआ करती थी, भारत ब्लेड नाम था उसका, सरकारी कंपनी थी। अब ब्लेड तो प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता है, नहीं बना रहा था। ठीक, सरकारी कंपनी बना रही है, नहीं बना रहा था क्यों, क्योंकि लाइसेंस कई बार नहीं मिला या फिर उसके ऊपर 50 तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जब उसके ऊपर इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं तो वो तो प्राइवेट सेक्टर तो बना नहीं रहा। ना ही आपने बाहर से कंपनीज को आने के लिए दिया। अभी जैसे जिलेट बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, बाहर की कंपनी है। ऐसे ही उस समय पर तो भारत ब्लेड आपको वही यूज करना है। और भारत ब्लेड को क्या पता है कि कोई दूसरी कंपनी को लाइसेंस मिलेगा नहीं, बाहर से लोग आएंगे नहीं, तो वो जैसा बना रहे हैं वैसा ही बना रहे थे। तो वो उदासीनता में चल रहे हैं, उनको काम है अपना बना करके देना, उनको प्रोडक्ट क्वालिटी पर उतना मतलब नहीं है, बहुत अच्छी प्राइसिंग करने का मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। और साथ में ये कहा गया नई नीति में कि अब निजी क्षेत्र की कंपनियों से आप क्या करोगे, कंपीट करोगे, प्रतिस्पर्धा करोगे। ठीक है, कौन, पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर तो उस तरह से रेडी था नहीं, उनका तो पता हुआ था कि हमारी ये मार्केट है, हम ही को बेचना है, यहाँ पे हम किसी को आने नहीं देंगे, किसी को लाइसेंस मिलेगा नहीं, बाहर से आना अलाउड नहीं है। तो ऐसे में पूरा जो वर्किंग कल्चर था वो उतना ज्यादा सक्रिय नहीं था। और कई बार ऐसा भी था कि इस उनके निष्क्रियता की वजह से या उनके ओवरऑल सिस्टम की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा था। तो उन सारी चीजों को खोलने की बात की गई और उसमें प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि ये माना गया। हुआ क्या, देखो समझो, ये समझो, बहुत सारे देशों का ऐसा अनुभव रहा जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर था उसने बहुत अच्छे से राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या हुआ कि पूरे देश की प्रगति हो रही है। तो सिर्फ सरकार कर सकती है क्या, प्राइवेट लोग भी तो कर सकते हैं। आज तो मैं दिखता है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं। तो ये जब माना गया कि प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी कर सकते हैं, तो उनको भी देश के विकास में आप जगह दो ना। और उससे पहले क्या था, माना जाता था कि सिर्फ सार्वजनिक लोग कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट उतना तैयार भी नहीं था और वो समस्या भी, बात सही है वैसा था। लेकिन अब ऐसा समझा गया कि इस तरह का माहौल आ चुका है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट्री मानना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हैं, पूरक हो। किस चीज में पूरक हो, कि जो पूरा देश है उसी में निजी क्षेत्र भी काम कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम कर रहा है और दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, जो काम प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं कर सकता वो पब्लिक सेक्टर कर रहा है, जो पब्लिक सेक्टर अच्छा नहीं कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर करे। तो इस तरह की बात आ गई। ठीक है, तो पूरा जो दृष्टिकोण था वो बदल गया। पहले सार्वजनिक क्षेत्र पर फोकस था। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि जो घाटे में चलने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, या फिर निवेश पर जो प्रतिफल है वो बहुत कम है। प्रतिफल का मतलब क्या होता है, रिटर्न। आपने बहुत इन्वेस्ट किया, सरकार ने बहुत इन्वेस्ट किया, पैसा कुछ बन नहीं रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, तो उनको ही उत्तरदायी ठहराया जाए। पहले तो ये था कि सरकारी कंपनी है, चल रही है, ठीक है ना, नुकसान हो रहा फिर भी चलेगा, क्यों, एम्प्लॉइज विरोध करने लग जाते थे अगर आप उसको बदलना स्टार्ट कर रहे हो। पहले तो बदलना सोचा ही नहीं गया, तो ये सारी चीजें आई। ठीक है, फिर क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उद्यम निरंतर घाटे में अगर चलता है तो एक बोर्ड बनाया गया था। उस बोर्ड का नाम था बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड
फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, BIFR इसको बोलते थे। ये बोर्ड क्या बनाया गया था कि जो जितने भी सरकारी उपक्रम है उन सब में से जो घाटे में चल रहे हो उसको इस बोर्ड के पास भेजो, और इस बोर्ड का काम क्या होगा, ये देखना कि या तो इनका हम काया पलट कर दें, इनको सुधार दें, ठीक है। बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था गांव की काया पलट, तब मुझे काया पलट का मतलब नहीं पता था। काया पलट का मतलब होता है कि एकदम कंडीशन आपने बदल दी, काया पलट कर दी, काया मतलब शरीर, तो आपने एकदम बदल दिया, हाव भाव बदल दिया। तो घाटे में चलने वाली कंपनी की या तो आप काया पलट कर दो या फिर उसका ताला बंद कर दो, क्या कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। तो ये कौन निर्धारित करता था, ये हमारे एक बोर्ड था, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड। तो औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास ऐसी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भेजा जाने लगा जो घाटे में चल रही थी, कि अगर ये अच्छा काम नहीं कर रही है तो या तो इनको बदल दो या फिर इनको बंद कर दो। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने सरकारी कंपनियों को बंद करना स्टार्ट किया, ठीक, प्राइवेटाइज करना भी स्टार्ट करेंगे, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम हो रही है, और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का कम होने का मतलब ही क्या हुआ कि आपने निजी लोगों को मौका देना स्टार्ट किया। तो ये हमारा LPG का प्राइवेटाइजेशन भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। LPG मैंने बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन, तो ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक, उसी को सपोर्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशल इकाइयों, अकुशल मतलब वही जो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, उनकी समीक्षा करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया कि इनका कामकाज देखो भाई, ठीक से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा, वही सुधारा सकता है तो सुधार दो, नहीं तो बंद कर दो। और वो किसके पास भेजते थे हम लोग, जो अभी मैंने बोर्ड की बात की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, बस इतना ही हुआ इस वीडियो में। अभी इसी में और भी नई चीजें आएंगी, ठीक है। हम लोग का जो अपना सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका उसको लेकर के हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही थी इसलिए इस तक स्लाइड्स रखी हुई, इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तो ये टॉपिक भी चलेगा, इसी चैप्टर में वाला टॉपिक भी कंटिन्यू रहेगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, अगले वीडियोस पे देख लीजिएगा। जैसे कि एक कंटिन्यूटी में आपको चीजें दिखती है ना, तो आपको सारी चीज समझ में आ रही होती है। इसके पहले के 5 वीडियोस ऐसे थे जो आप एक साथ देखेंगे तो किस किस तरह के पब्लिक सेक्टर कंपनीज काम कर रही होती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, और मैंने साथ में क्या बताया था आपको, गवर्नमेंट कंपनीज यानी कि सरकारी कंपनियां क्या होती हैं, उसके क्या गुण और सीमाएं होती हैं, इन सब की बात की थी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।